हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज है बीटीटीएच का एपिसोड नंबर 133, एआरओ का रेस्क्यू मिशन। चलो करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। शिफ्ट कर दिया गया है। हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ पे 2 से 3 दोस्त बड़े आराम से हो सकते हैं। तभी जुआनी जियान को वार्निंग देती है। अब क्योंकि जियान की टीम में भी कई दोस्त थे तो वो नॉनरेबल एरर्स को तो संभाल लेंगे, लेकिन ये सेम कंडीशन तियानजुन के ऊपर लागू नहीं होती। वो बताती है कि तियानजुन की स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक होती है। इवन ओल्ड न्यूबो को भी खुद को तियानजुन नहीं बोल सकता। एक तियानजुन की स्ट्रेंथ कम से कम 5 स्टार दोस्तों से ऊपर होती है। अब क्योंकि कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ना क्रिएट हो, जियान की टीम वेट करती है फेंगजुन जी का। ये समय जियान नई स्किल्स को सीखने में गुजारता है। जब वो 15 दिन ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी उसका ध्यान शिफ्ट हुआ था आसमान की तरफ। वो समझ जाता है कि फेंग जुनजी आ चुके हैं और अब समय आ गया रेस्क्यू मिशन को शुरू करने का। और यहीं से शुरू होती है इस एपिसोड की शुरुआत। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है पिल टावर का टॉप लेवल। एक बहुत ही स्पेशियस ग्रैंड हॉल था। नॉर्मली पिल टावर के ग्रेट हेड्स यहाँ पे वीआईपी लोगों को ही रिसीव करते थे। अब इस बड़े से हॉल में कई फिगर्स रैंडमली बैठे हुए होते हैं। एक फीमेल सर्वेंट इन सभी को टी सर्व करती है। अब इस वन कौन से देख रहे होते हैं ग्रीन क्लोथ ओल्ड मैन को। वो हंस के कहते हैं हाँ फेंग जुनजे, हमें मिली को काफी समय हो गया, तुम अभी भी फ्री और इजी बिहेव करते हो। वो हरे कपड़ों में फेंग जुनजे ही थे। जैसे उन्हें जियान का मैसेज मिलता है वो फॉलिंग स्टार पवेलियन से यहाँ तक बिना ब्रेक लिए आए हैं। ये सुन के फेंग जुनजी अपना सिर लाते हुए बोलते हैं रेड हेड, मैं तुम्हारी इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता हूँ। अगर पिल टावर से कंपेयर किया जाए तो मेरा फॉलिंग स्टार पवेलियन तो बस छोटा सा कैरेक्टर है। फेंग जुनजी के साइड में एक ओल्ड फैशन मैन बैठा हुआ था। उसकी बॉडी काफी रिजिड सी लग रही थी। उसकी बॉडी में से किसी स्पीड जैसा शार्प वाटर रिलीज हो रहा था। जॉन खोन्जे की आंखें भी इस ओल्ड फैशन मैन की तरफ जाती हैं। वो स्माइल के साथ कहती है मैं पिलियन से काफी समय से बाहर नहीं गया हूँ, क्या मैं इस पेंट के बारे में जान सकता हूँ। ओल्ड फैशन मैन अपने दोनों हाथों को कप करता है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल रिवील हुई थी। वो कहता है मुझे अपने नाम को भूले को काफी समय हो गया। खैर उस समय मैंने अपने लिए एक नया नाम बनाया है, मैं हूँ टाइजियन। तुरंत ही जॉन खोन्जे के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहते हैं टाइजियन, क्या वही टाइजियन जुंजे जिन्होंने 5 साल पहले जेट सोड गेट को खून से धो दिया था। ये सुन के ओल्ड मैन हल्का सा नोट कर देता है। क्लियरली बस टॉपिक के बारे में यार बात नहीं करना चाहता था। फ्रैंकलिन जी कहते हैं इस ओल्ड फैलो का कैरेक्टर शुरू से ही ऐसा है। जेट सोड से और इसके बीच में दुश्मनी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। अब पूरे मामले को कम समय में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ये कहने के बाद फ्रैंकलिन जी की आंखें जाती हैं चारों तरफ। वो हॉल को स्कैन करने के बाद पूछते हैं जियान कहाँ पे है। उस लिटिल फैलो ने मुझे यहाँ पे बुलाया। अब कोई मुझसे ये मत कहना कि वो अपने आप को यहाँ पे शो भी नहीं करने वाला। फ्रैंकलिन जी के मुंह से ये शब्द जस्ट बाहर ही आए थे। तभी इस बड़े से हॉल के आउटसाइड से एक हंसने की आवाज आती है। वो कहता है ओल्ड फंग, आप क्या कह रहे हो, मैं एक यंगर जनरेशन का मेंबर होने के बाद भी आपके साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकता हूँ। तुरंत ही हॉल के गेट खुलते हैं और कई फिगर्स अंदर एंटर करते हैं। जियान की आंखें तुरंत ही फोकस हो गई थी फैंगजुन जी के ऊपर। उसके चेहरे पे रिलीफ देखी जा सकती है। फैंगजुन जी इस मिशन के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है। इस वजह से जब जियान फाइनली फैंगजुन जी को देख लेता है तभी उसके दिल को चैन मिलता है। फैंगजुन जी की आंखें भी जियान के ऊपर से जाती हैं। अचानक से उनके हाथ में जो कप था वो ट्रेम्बल होता है। वो सरप्राइज भरी आवाज में कहते हैं 9 स्टार दोजोंग। उन्हें अच्छे से याद है कि जब जियान उनसे लास्ट टाइम मिला था तो उसने दोजोंग में जस्ट ब्रेक थ्रू ही किया था। तो फिर एक साल के अंदर जियान की स्ट्रेंथ 9 स्टार से कैसे इंक्रीज हो सकती है। फैंगजुन जी के साइड में जो टाइजियन जो बैठे हुए थे उनके चेहरे की मसल्स भी ट्विच होती हैं। उनकी आंखों में शॉक फ्लैश होता है। फैंगजुन जी ने जियान की डिटेल्स के बारे में उनसे बात करी थी और जिस तरीके से फैंगजुन जी बात कर रहे थे वो याओचैन के डिसाइपल से बहुत ही खुश है। शुरुआत में तो टाइजियन जिनजे याओचैन के स्टूडेंट के बारे में कुछ ज्यादा श्योर नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने जियान को खुद ही देख लिया है तो उन्हें समझ में आ गया था कि ये लड़का कितना ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जियान जो कि बड़े से हॉल में एंटर कर रहा था वो हंस के कहते हैं मैं तो बस लकी रहा हूँ। उसके पीछे फॉलो करती है लिटिल फेरी डॉक्टर कियानो जुनजे और लेजी से दिखने वाली जिया। क्योंकि जियान इसे इन लोगों से मिलवाने के लिए लेके आया, वो जियान से काफी डिससेटिस्फाइड फील कर रही थी। अगर जियान उसे थोड़ी देर और सोने देता तो आखिर उसका क्या हो जाता। फेंग जुनजे भी स्माइल करते हैं। उनकी नजरें जाके रुकती है सीधा लिटिल फेरी डॉक्टर और कियानो जुनजे पे। अभी साइड में बैठे टाई जियान जुनजे के चेहरे पे भी ग्रेव एक्सप्रेशन आ गया था। उनकी भी आंखें फोकस्ड होती हैं दोनों लोगों पे, क्योंकि वो खुद एक ईट दोस्तों ने वो रियलाइज कर पा रहे थे कि सामने खड़े दोनों लोगों की स्ट्रेंथ टाइजियन जूनियर से थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। फैंग जुनजे फाइनली पलक झपका के बोलते हैं ये दोनों कौन है, क्योंकि जिस तरीके से वो देख रहे थे इन दोनों की जियान के साथ काफी डीप रिलेशनशिप है। और तो जिस चीज पर उनका फोकस गया था वो थी लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान जी की स्ट्रेंथ। वो भी सेंस कर पा रहे थे कि इन तीनों की स्ट्रेंथ 3 स्टार दोजन तक पहुंच चुकी है। जिया स्माइल करके रिप्लाई करता है। वो कहता है ये सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इस ऑपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। ये है लिटिल फेरी डॉक्टर और कियानो जुनजे। भले फैंग जुनजे कितने भी काम रहते हो, और जियान के इंट्रोडक्शन को सुन के उनका हार्ट भी थोड़ा शेक हो गया था। उन्हें जियान से मिले हुए बस 2 साल हुए हैं। इस समय में सिर्फ जियान की स्ट्रेंथ ही खतरनाक तरीके से नहीं बढ़ी है, बल्कि उसकी साइड में तो पावरफुल फ्रेंड्स भी आ चुके हैं। ये ग्रोथ स्पीड कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। फैंग जुनजे अंदर ही अंदर से साय करते हैं। वो कहते हैं उस ओल्ड फेलो की आंखों के नीचे आने वाला इंसान नॉर्मल कैसे हो सकता है। जियान को कॉमन सेंस से जज नहीं किया जा सकता। एक साल पहले जियान वो लड़का था जिसने जो सेंट्रल प्लेन्स में कदम रखे हैं, लेकिन अभी जिया सेंट्रल प्लेन्स के अंदर खुद की रेपुटेशन को पोजेस करता है। जियान ने टिल गैदरिंग में किस तरीके से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है ये न्यूज अब अक्रॉस द सेंट्रल प्लेन्स फैल चुकी है। फैंग जुनजे की गैस के हिसाब से अभी विल
फाइटिंग पवेलियन के एक्सप्रेशंस काफी देखने लायक होंगे। एक टियर 8 के एल्फिस्ट गुरु को वो भी ऑफेंड नहीं कर सकते। फेंग युनजे दोबारा सहाय करता है, वो टाई जियान जुंजे की तरफ पॉइंट करके इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलते हैं ये है टाई जियान जुंजे, ये भी इस रेस्क्यू मिशन में हेल्प करेंगे। जब मैंने कुछ पढ़ाई दोस्तों से बोला कि हम हॉल ऑफ सोल को अपोज करने वाले हैं तो उनमें से मैक्सिमम लोगों की हिम्मत नहीं हुई। अब मैं भी उनके ऊपर कोई फोर्स का यूज नहीं कर सकता। इन सभी लोगों के ऊपर इनके फैक्शंस का भार है, वो डरते हैं कि अगर उन्होंने हॉल ऑफ सोल को ऑफेंड किया तो फिर उनका फैक्शन हॉल ऑफ सोल के गुस्सा से नहीं बच पाएगा। लेकिन ये टाई जियान जुंजे अकेले हैं, इनकी कोई रिलेशंस नहीं है। अगर काफी समय पहले याओ चैन के ऊपर एक एहसान नहीं करते तो एक बहुत बड़ी दुश्मनी को निपटा नहीं पाते। इस वजह से जैसे ही इन्हें मालूम पड़ा कि मैं याओ चैन को रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूँ, टाई जियान जुंजे खुद इनिशिएटिव लेके आगे आए। ये सुन के जियान हल्के से नोट करता है, लगता है पिछले एक साल से फेंग जुंजे भी लगातार एक्शन ले रहे हैं, बट हॉल ऑफ सोल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इवन फ्रोजन क्लास के एक्सपर्ट्स उन्हें अफेंड नहीं करना चाहते। इस वजह से जियान स्पेशली टाई जियान जुंजे की तरफ काफी ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था, जो कि ऐसी मुसीबत के समय में याओ को रेस्क्यू करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। अच्छी सिचुएशन में हेल्प करके उसे परफेक्ट बना देना उससे ज्यादा जरूरी मुसीबत में साथ देना है। जियान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ टाई जियान जुंजे की तरफ देखता है, वो हाथ में करके बोलता है मैं जियान अपने टीचर को रिप्रेजेंट करते हुए टाई जियान जुंजे को थैंक यू बोलता हूँ। हमारे कानों में टाई जियान जुंजे की आवाज जाती है, वो कहते हैं मैं बिना याओ चैन की हेल्प के बगैर अपने बदले को नहीं ले पाता, अब मेरे पास कुछ और नहीं रह गया है। जब तक वो ओल्ड फेलो हॉलो सोल से फ्री हो पाता है मैं इस बड़े एहसान को चुका पाऊंगा, और अगर ऐसा करने के लिए मुझे हॉलो सोल में रेड मारनी है तो फिर मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो भूतिया लोग कैसे हैं। इस इंसान की आवाज सुन के जियान साइलेंट मोड में चला गया था। ऐसा लगता है कि टाई जियान जुंजे के लिए अब जिंदगी में कुछ भी रह नहीं गया। ऐसे लोग जिन्हें किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है वो सबसे टेरिफाइंग होते हैं। अच्छी बात है कि इस ऑपरेशन में ऐसा इंसान इनकी साइड में खड़ा हुआ है। हमारा ध्यान जाता है फेंग जुंजे की तरफ, वो अपनी गाड़ी को सहलाते हुए बोलते हैं याओ चैन से रिलेटेड न्यूज के बारे में जॉन कॉन्जी ने मुझे पहले ही बता दिया, क्योंकि मैं पिछले काफी समय से हेल्पर्स को इकट्ठा कर रहा था। मुझे ये मालूम नहीं पड़ा कि हॉलो सोल ने याओ चैन के प्रिजन को शिफ्ट कर दिया। अगर हमें इस बारे में खबर नहीं मिलती तो फिर मिंग सिटी में हमला करने से वो लोग और भी अलर्ट हो जाते हैं। फेंग जुंजे कहते हैं लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो याओ चैन को डेथ सोल माउंटेन रेंज में ट्रांसफर करेंगे। वहाँ का रास्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली वहाँ का डेंस कोल्ड फॉग डिफिकल्टी को और भी बढ़ा देता है। उस हेडक्वार्टर को इवन हॉलो सोल वालों को भी दुनिया परेशानी होगी। लगता है वो डरते हैं कि याओ चैन को कोई रेस्क्यू कर लेगा। जियान नोट करता है, वो कहता है हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। अगर उन्हें हमारे बारे में न्यूज मिलती है तो वो टीचर को चुपचाप से फिर से ट्रांसफर कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमारे सारे एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे। फंग जिस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं, वो कहते हैं हाँ हमें इस मामले को जल्दी सॉल्व करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा चीजें मुश्किल होती जाएंगी। वो जियान से पूछते हैं तुम कब एक्शन देने वाले हो। ये सुन के जियान डीप आवाज में रिप्लाई करता है, वो कहता है हम कल निकलेंगे। इस समय सभी हेल्पर्स इकट्ठे हो चुके हैं। अगर टाई जियान जुंजे और फेंग जुंजे को ऐड कर दिया जाए तो फिर जियान के पास 5 एलीट दोजन की पावर है, और अगर हम इसमें जियान के एक्सपोज फाइटिंग स्ट्रेंथ को भी ऐड कर दें तो फिर ये टीम 6 एलीट दोजन का सामना कर पाएगी। ये लाइनअप यूएस एंड ओपेंस में भी काफी खतरनाक है। अगर बीच में कोई अनएक्सपेक्टेड सीन नहीं होता तो जियान 70% श्योर है कि वो हॉलो सोल के हाथों से मास्टर यालो को रेस्क्यू कर पाएगा। जियान की आवाज सुन के फेंग जुंजे तो स्टार्टर हो गए थे, जिसके बाद वो हल्के से नोट कर देते हैं। बिल्कुल जियान की तरह वो भी जानते थे इस मामले को ज्यादा समय तक डिले नहीं किया जा सकता। हालांकि औरों को लग सकता है कि जल्दबाजी हो रही है, लेकिन बैटल में स्पीड की बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा करने से हॉलो सोल को एक बड़ा सरप्राइज दिया जा सकता है। बहुत कम समय का यूज करते हुए याओ चैन को फ्री करवा के हॉलो सोल के उस ब्रांच से बाहर आना जरूरी है, क्योंकि अगर हॉलो सोल के बाकी के एक्सपर्ट्स भी वहां पे आ गए तो मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। फेंग जुंजे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम फिर कल ही चलते हैं। फेंग जुंजे और जियान के बीच में बात को सुन के जॉन कॉन्जी स्पार्टर हो गए थे। अनएक्सपेक्टेडली इन दोनों ने इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया। हेल्पलेस जॉन कॉन्जी खड़े होकर बोलते हैं अगर तुम सभी डिसाइड कर चुके हो तो मैं इस रेस्क्यू मिशन के लिए तुम सभी को गुड लक ही बोल सकता हूँ। जियान बिन विशेष को रिसीव करता है, उसकी उन काली आंखों में एक अभी चमक आ गई थी। ऐसे समय के लिए जियान पिछले 3 सालों से मेहनत करता है। फाइनली मास्टर यालो को रेस्क्यू किया जाएगा। जियान कहता है टीचर अपने डिसाइपल का वेट करना, इस बार मैं तुम्हें हॉलो सोल के चंगुल से जरूर छोड़ाऊंगा। अगले दिन जब सूर्य की पहली किरण जमीन से टकराती है, होली पिल सिटी से कई फिगर चुपचाप से निकल आए थे। बिना किसी के ध्यान को आकर्षित करते हुए वो आसमान में चुपचाप से गायब हो जाते हैं। हमारा ध्यान जाता है होली पिल सिटी के बाहर के एक बड़े से पहाड़ पे। तेज हवाएं चलती हैं, खाली स्पेस में से कई फिगर्स बाहर आए थे। ये इस पहाड़ के पीक पे जाके लैंड करते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है जियान के चेहरे पे। अभी उसके चेहरे पे काफी सीरियसनेस को देखा जा सकता है। वो एक हल्की आवाज में कहता है लेट्स गो। ये कहने के साथ ही उसका फिगर ब्लरी हुआ था और वो एक काले रंग की लाइन में ट्रांसफॉर्म होकर लाइटिंग स्पीड से उड़ जाता है, जिसके बाद फेंग जुंजे और रिपल से डॉक्टर उसे फॉलो करने लगे थे। इस मोमेंट में रेस्क्यू मिशन फाइनली शुरू हो गया है। ये डेथ सोल माउंटेन रेंज सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है। इसे सेंट्रल प्लेन्स की सबसे डेंजरस जगहों में से एक कंसिडर किया जा सकता है। ह्यूमर के हिसाब से बहुत समय पहले यहाँ पे बड़ी बड़ी बैटल्स हुई थी। यहाँ की मिट्टी के नीचे न जाने कितने एक्सपर्ट्स की हड्डियां दबी हुई हैं, और क्योंकि इसी रीजन की वजह से यहाँ की कोल्ड चीज इतनी एक्सट्रीम लेवल की है, इस वजह से वाले कॉन्टिनेंट में मौसम बदल रहे हो इस जगह को हर समय कोल्ड फॉग कवर करके रखता है। ऐसे कोल्ड फॉग के अंदर किसी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी अफेक्ट हो सकती है। इसकी वजह से माउंटेन रेंज उस एक्सपर्ट की मौत का कारण बनेगा। कैपिटल रीजन से डेथ सोल माउंटेन रेंज बहुत दूरी पे नहीं था। जिस तरीके की जियान की ग्रुप की स्पीड थी, उन्हें वहां तक पहुंचने में 5 दिन लगेंगे। एक बार अपने सफर को शुरू करने के बाद जियान का ग्रुप कहीं पीछा रुका नहीं था, चाहे दिन हो या फिर वो रात। ये ग्रुप लगातार उड़ता रहता है। ऐसे पागलपन से भरी जर्नी की वजह से
जियान सेंस करता है कि आसपास का टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरने लगा है। जियान की आंखें सामने देखती हैं। वो कहता है कि हम पहुंचने वाले हैं। सामने उसे एक माउंटेन रेंज की आउटलाइन दिखाई दे रही थी, लेकिन इस माउंटेन रेंज को एक आइसी कोल्ड फॉग ने कवर करके रखा था। इस माउंटेन रेंज को फाइनली देख के जियान अपने दिल में थोड़ा रिलैक्स फील करता है। भले ही वो कोल्ड फॉग थोड़ी सिनिस्टर फीलिंग दे रहा हो, लेकिन इससे क्लियर हो जाता है कि लोग डेथ जोन माउंटेन रेंज पे पहुंच गए हैं। अपनी टारगेटेड लोकेशन के पास आने के बाद जियान बगरो पहाड़ के नीचे लैंड करता है। हमारा ध्यान जाता है जियान की तरफ, जो कि लैंड कर चुका था। वो पीछे नेडल फेड होकर और बाकियों को देख के बोलता है, हम डेथ जोन माउंटेन रेंज के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब सभी पहले थोड़ा रिकूपरेट कर लो, क्योंकि आगे आने वाली जर्नी आसान नहीं होने वाली। जियान के शब्दों को सुन के जिया फटाक से घास में बैठ गई थी। उसका चेहरा कड़वा से भरा हुआ था। पिछले कुछ दिनों की ट्रैवलिंग की वजह से उसकी हालत काफी खस्ता हो गई है। शाओशियान की नजरें भी जाती है इस बड़े से माउंटेन रेंज की तरफ, जिसे कोल्ड फॉग ने कवर करके रखा है। वो कहती है, क्या यही है डेथ जोन माउंटेन रेंज, और क्या हमारे यहाँ पे उड़ना सही होगा? ये सुन के फैंगिन जी रिप्लाई करते हैं, नहीं, बाहर का कोल्ड फॉग फिर भी ठीक है, लेकिन एक बार हम इसके अंदर जाते हैं तो वो धीरे धीरे करके डेंस होता जाएगा। उस समय अगर हम में से कोई अपनी डायरेक्शन को भूल जाता है तो फिर फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और तो और इस कोल्ड फॉग के अंदर कई मिस्टीरियस मैजिकल वेस्ट भी है। इनसे फालतू में टकराना तो बिल्कुल सही नहीं है। और तो और इस डेथ जोन माउंटेन रेंज के अंदर हॉल ऑफ सोल की एक ब्रांच है। हम में से कोई भी ये गारंटी नहीं कर सकता कि उन सभी ने पहले कोई प्रिकॉशन नहीं लिया होगा। अगर हम आसमान में उड़ के जाते हैं तो फिर हमारा डिस्कवर होना बहुत आसान होगा। फेंगजुन जी की बात बिल्कुल सही थी। अगर सेंट्रल प्लेन्स की फैमिलियरिटी की बात करें तो फिर यहाँ पे फेंगजुन जी से कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। और तो क्योंकि उनके पास इतना खतरनाक एक्सपीरियंस है, वो इस एस्पेक्ट में जियान के रूप से काफी अच्छे थे। इस वजह से फेंगजुन जी के शब्दों के ऊपर कोई भी डाउट नहीं करता, सभी नोट कर देते हैं। तभी फेंगजुन जी की आंखें नैरो हुई थी। वो डेथ सोल माउंटेन रेंज की तरफ देख के बोलते हैं, हम यहाँ पर जिस सीजन में आए हैं वो डेथ सोल माउंटेन रेंज का वो सीजन है जिस समय वो कोल्ड फॉग सबसे ज्यादा डेंस होता है। लेकिन हम यहाँ पे कोल्ड फॉग के पतले होने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें इस फॉग के अंदर एंटर करना ही होगा। वैसे इस डेथ सोल माउंटेन रेंज के अंदर कई छोटे छोटे फैक्शंस भी हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है इनमें से ज्यादातर फैक्शंस होलो सोल की तरह कंट्रोल करे जाते हैं। इस वजह से ट्रैवलिंग के दौरान हमें बिल्कुल डिस्कवर नहीं होना है। तभी टाई जी की साइड में से आवाज आती है। वो कहते हैं, यहाँ पे से मेरी को छोड़ दो। फेंजिन जी हल्के से हाँ बोल देते हैं। उनका ये वाला मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माउंटेन की टॉप पे बैठे हुए ग्रुप करीब आधे घंटे तक रिकूपरेशन करता है, जिसके बाद ये सभी साथ में खड़े हो गए थे। इन सभी की आंखों में एक सीरियसनेस आ गई थी। जो चैनल पर नए आए हो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में।